Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you on my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 70 तक डिस्कस कर लिया था। हमने काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे जिनमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था और मैंने आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नंबर 71 एज ए होमवर्क दिया था। तो अब हम प्रॉब्लम नंबर 71 से सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमेशा की तरह ही आप लोग सॉल्यूशन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उसको नोट डाउन करेंगे। ओके, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रॉब्लम्स जो भी क्वेश्चंस आते हैं 50% प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही वेस्ड होती हैं। बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे। कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली रिपीट हो जाती हैं। ओके, कम से कम 20 प्रॉब्लम्स सेम एज इट इज़ रिपीट हो जाती है प्रीवियस ईयर एग्जाम से। ओके, पीजीटी के एग्ज़ाम से, अदर एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पीजीटी में जो प्रॉब्लम्स 2019 में आई थी वही 2021 में कम से कम 20 से 25 प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 71 से। क्या कह रहा था ये? सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए लेक इज 100% पोलराइज्ड ओके एट एनी इंस्टेंट। तो इन्होंने बोला है कि जो सनलाइट इंसिडेंट होगी लेक की सरफेस पे, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके 100% पोलराइज हो जाएगी। ओके, द एंगल बिटवीन द सन एंड द हॉराइजन एट दैट इंस्टेंट इज ओके। तो जिस इंस्टेंट पे सनलाइट पोलराइज्ड है उसी इंस्टेंट पे हमें हॉराइजन एंड सन के बीच में जो एंगल हो रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक हमें कन्वीनियंस के लिए दे रखी है कैलकुलेशंस कैसे यूज़ करने हैं। म्यू ऑफ वाटर दे रखा है और एक tan इनवर्स 1.33 बता रखा है कि ये कितना होता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। तो हमने फिगर बनाया। हम ये देख सकते हैं कि ये लेक वाटर है और ये सरफेस है उसका। अगर हम सन राइज का कंडीशन मान लें तो यहाँ से एक सनलाइट आएगी और डायरेक्टली यहाँ पे इंसिडेंट होगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से P यानी कि इंसिडेंट एंगल I और P पोलराइजिंग एंगल बनाएगी। तो ये ब्रूस्टर लॉ होता है, ये आप सभी जानते हैं। इस ब्रूस्टर लॉ की हेल्प से हम लोग इंसिडेंट एंगल और पोलराइजिंग एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमें 53.06 डिग्री मिल जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि हॉराइजन तो ये होगा, ये तो नॉर्मल था, एंड जो सनलाइट है उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग 90 माइनस दिस पोलराइजिंग एंगल कर देंगे। ओके, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 36.94 डिग्री मिलेगा और इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये कंडीशन सनराइज़ के टाइम का है। अगर हम सनसेट ले लेंगे तो यही एंगल 143.06 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस दे रखे थे पर इन्होंने जो करेक्ट ऑप्शन बताया था वो सी बताया था। ओके, तो ऐसा ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बाकी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं उन्होंने इसका ऑप्शन वी कैलकुलेट कर रखा है, पर पीजीटी वाले तो अलग ही भांग के नशे में रहते हैं, उन्होंने सी ऑप्शन करेक्ट बताया था। ओके, तो सी भी निकाल दिया है और बी भी निकाल दिया है। ओके, तो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 72। प्रॉब्लम नंबर 72 क्या कह रहा है? एट द पीक ऑफ द न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी कर्व। ओके, तो जो न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है उस पे हमें बताना है कि जो एटॉमिक नंबर Z एंड न्यूट्रॉन नंबर N किस तरीके से डिफाइन होते हैं। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि इवन एंड ऑड Z एंड N की वजह से ही वाइंडिंग एनर्जी कर्व और जो भी न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबिलिटी लेते हैं। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से। देखिए, स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करेगा वो मैंने यहाँ लिख रखा है। अगर प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर ऑड हो, न्यूट्रॉन ऑड हो, तो जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इसी के साथ साथ धीरे धीरे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी और फाइनली इवन जब दोनों हो जाएंगे
तो हमारा न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल होगा। और मोस्ट स्टेबल कब होता था? जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आपने देखा होगा 56 Fe इज़ द मोस्ट स्टेबल। ओके, तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों ही इवन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ जेड एंड एन आर इवन। ओके, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 72 देखा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 73। 73 आप देख सकते हैं, ये पहले भी आया था इसी पेपर में और दोबारा से भी आ गया, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, उसी फॉर्मूला से सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि रिक्वायर्ड रिलेशनशिप जो होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेके जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन हमें डी में दिया गया हुआ था, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर 73 हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 74, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मोस्ट न्यूक्लियाई। ओके, तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि क्या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगा जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई होती हैं उनके लिए। तो बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी वेरी करता है वो 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, केवल एक ही आंसर हो सकता है जूल वाला। तो हम उसे कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं ये देख लेते हैं। अब हम इसका सबसे पहले तो एवरेज ले लेंगे दोनों का, तो एवरेज आएगा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो जो ये एवरेज इसीलिए भी लिया है क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होता है, न्यूक्लियाई होता है, वो Fe होता है। ओके, तो Fe हो गया हमारा मोस्ट स्टेबल, और उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो भी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। ओके, तो कुछ कम या ज़्यादा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इतना याद है कि 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। तो हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ले जाएंगे तो चार्ज का वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे और मिलियन का वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁶। इनकी कैलकुलेशंस को करेंगे तो 1.28 10⁻⁻12 जूल हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा था, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन देखा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे कभी हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कि रेंज क्या होती है किस चीज़ का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का रेंज क्या होता है, टिपिकल रेंज क्या होती है। ओके, तो 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज होता है। नेक्स्ट, अब हमें पूछा जा रहा है इसमें 75 जो प्रॉब्लम है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन इज। ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम सभी पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, हमें बताई जाती है, 12th में भी है, सिलेबस में दे रखा है। इसमें क्या होता है, ये गामा रे फोटोन हमारा पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब हम देखेंगे तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही इक्वल होते हैं। ओके, तो जब ये दो गामा रे फोटोन है और एक तो पॉजिट्रॉन में एंड एक इलेक्ट्रॉन में, तो फिर हमें कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कि गामा फोटोन एक पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करवा सके। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस फार्मूला की हेल्प से हमने इसका कैलकुलेशंस किया, तो हमें जो आंसर मिला वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये जो हमारा एनर्जी आया है वो गामा फोटोन का एनर्जी है। ओके, अगर गामा फोटोन के पास इतना एनर्जी होगा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इजीली कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 76, और प्रॉब्लम नंबर 76 का हमें स्टेटमेंट कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज। एफिशिएंसी डिफाइन कर दिया 25% और 1/4। efficiency is dimensionless if the temperature of its source is 327 degrees C if the temperature of sink must be। ओके, तो
सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, सिंक का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप सभी कार्नोट इंजन को अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो एक बार आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे इसमें एक सोर्स होता है एट ए हायर टेम्परेचर और एक सिंक होता है एट ए लो टेम्परेचर। ओके, सोर्स का एंड सिंक का जो हीट कैपेसिटी होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, इनफाइनाइट इन द सेंस हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, द पावर टू हैंडल विद हीट, कितना भी हीट ले सकता है, कितना भी हीट दे सकता है। ओके, तो यही हीट कैपेसिटी का मीनिंग होता है। तो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी दोनों के पास है। ओके, अब यहाँ पे बीच में एक हम वर्किंग सब्सटेंस लगाते हैं कार्नोट इंजन के केस में। तो ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, सोर्स से एक हीट Q1 लेता है एंड सिंक को एक हीट Q2 ट्रांसफ़र कर देता है और साथ ही साथ कुछ वर्क हमें देता है। ओके, रेफ्रिजरेटर के केस में ये जो भी हमारा प्रोसेस है ये जस्ट उल्टा हो जाता है। ओके, रेफ्रिजरेशन आपने देखा होगा आप सभी के घर में, फ्रिज जिसे आप बोलते हैं वो होगा, तो वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसके बारे में अभी नहीं डिस्कस करते हैं, अपने प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे एफिशिएंसी जब हम निकालते हैं तो हमारा एफिशिएंसी ये आ जाता है और ये कार्नोट थ्योरम की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला डेवलप कर रखा है। ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, तो हमें ईटा दे रखा है, ईटा इज 25% और 1/4 परसेंटेज को नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी के साथ साथ सारी वैल्यू जो भी टेम्परेचर रहते हैं हमेशा आप याद रखिए आपको केल्विन में पुट करना है। ओके, हाँ, अगर आपको बोला जाए कि टेम्परेचर इतना कम है सोर्स के टेम्परेचर से, तब आप लोग केल्विन में ना पुट करके डायरेक्टली T प्लस समथिंग पुट कर सकते हैं जो भी दे रखा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग अब कैलकुलेशंस को जब हम करेंगे ये देखिएगा, यहाँ से हमारा T2 डिवाइडेड बाय ये जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। 600 आएगा, T2 को फ्री करेंगे, टर्म्स को सफल करेंगे, सफल करने के बाद टर्म्स में हमें T2 का जो वैल्यू मिलेगा तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 500। इसको और कैलकुलेट आगे करेंगे तो 450 केल्विन मिलेगा। अब आंसर हमारा डिग्री सी में दे रखा था तो हम इसे नॉर्मल डिग्री सी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो नॉर्मल डिग्री सी में हमने कन्वर्ट किया, ये थोड़ा सा गलत था तो मैंने कट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। 450 माइनस 233 डिग्री सी और हमारा आंसर डिग्री सी में आ चुका है जो हमारा 177 डिग्री सी आया है। ओके, तो हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 76 था जो कार्नोट इंजन पे बेस्ड था। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। इसमें केवल आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभी आपको एफिशिएंसी दे दिया जाएगा, कभी कभी बोलेगा कि इतना हीट हम ले रहे हैं, इतना हीट रिजेक्ट कर रहा है और इतना हीट दे रहा है, तो इस तरीके से दे रखा होगा। कभी कभी वर्क डन दे रखा होगा, तो वर्क डन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस Q1 माइनस Q2 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वर्क डन लिख देंगे और डिवाइड बाई Q1, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यही फॉर्मूला है जैसे हम कार्नोट इंजन में इधर से उधर घुमाते रहते हैं। ओके, अब इसी में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर लेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर लेंगे, जो हमें ज़रूरत होगा उसके लिए यूज़ कर लेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 77 क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज लेवर्ड 1500 watt and 220 volt. How much current does this heater draw from 220 volt source? ओके, तो कितना करंट हीटर को चाहिए और एक सोर्स हमने दे रखा है 220 वोल्ट का। तो हम सीधे सीधे जानते हैं पावर इस पर लिखा रहता है। किसी भी कोई भी हीटर आप मार्केट से ख़रीद के लाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा, आउटपुट और इनपुट लिखा रहता है, कितना पावर का है, कितना इनपुट चाहिए। ओके, तो ये सब यहाँ दे रखा है। तो पावर हमें दे रखा है 1500 वाट। P इज इक्वल्स टू BI, हम सभी ने पढ़ा है फॉर्मूला बहुत अच्छे से अपने 9th एंड 10th क्लासेस में, तो हम इसकी हेल्प से करंट निकाल सकते हैं। करंट निकालेंगे तो 6.8 एम्पियर आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 78 देखते हैं। 78 में हमें कह रहे हैं किरचॉफ्स लॉज आर एप्लीकेबल टू। ओके, तो किरचॉफ ने जो दो लॉज दिए थे वो किस कंडीशन में वैलिड होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, DC एंड AC दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल होते हैं। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं,
फॉर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, तो जहाँ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स की बात आ जाती है वहाँ हमारे किरचॉफ्स लॉज इनवैलिड हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम नंबर 78 देखा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात नहीं जानते हो कि किरचॉफ्स लॉज डीसी एंड एसी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, साथ ही साथ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए वैलिड नहीं होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 79 और ये कह रहे हैं व्हेन ए स्मॉल सॉलिड स्फीयर इज ड्रॉप्ड इन ए विस्कस लिक्विड it finally acquires a uniform velocity which is called। ओके, तो एक सॉलिड स्फीयर है और ये सडनली एक विस्कस लिक्विड में ड्रॉप कर दिया जाता है। ओके, एंड फाइनली एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर लेता है और हम सभी जानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो आफ्टर मतलब काफ़ी टाइम के बाद अचीव होती है। ओके, इनफाइनाइट टाइम हम लोग बोल सकते हैं। जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो किसी भी मोशन में जो भी वेलोसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मैंने साथ साथ इसमें लिख रखा है कि जब ये सॉलिड स्फीयर लिक्विड में ड्रॉप होगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ओके, तो इंक्रीज होते होते अब यहाँ पे क्या होगा कि वायंट एंड विस्कस फोर्स डेवलप हो जाएंगे हैं। और विस्कस फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, हम सभी ने अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो अब स्पीड इंक्रीज होगा डिस्टेंस के साथ साथ, तो क्या होगा कि अपोजिंग फोर्स जो भी रहेंगे, विस्कस फोर्स एंड वायंट फोर्स, वो भी इंक्रीज होते रहेंगे। एंड फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म हो जाएगी, जिसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर रखा है, कभी कभी ग्राफ पूछ लेगा और एक दो बार पूछा भी गया है कि यही सेम प्रॉब्लम था, पूछा इसका ग्राफ क्या होगा। ओके, तो ये ग्राफ हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, सेम प्रॉब्लम 2019 में पूछा गया था, यही प्रॉब्लम था सेम और यही एक्सप्लेनेशन होगा, सेम आंसर था, ऑप्शंस भी सेम दे रखे थे, इतने बड़े वाले हैं। ओके, तो कम से कम ऑप्शंस तो चेंज कर देते। अभी कोई बच्चा ऑप्शन याद करके गया तो डायरेक्टली टिक कर देगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 80, इसको एक बार देख लीजिएगा पढ़ के और आप अच्छे से। प्रॉब्लम नंबर 80 देखते हैं। प्लैंक रेडिएशन लॉ रिड्यूसेस टू वीन्स लॉ फॉर। ओके, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा होगा कि जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ होता है वो क्या होता है, कुछ कंडीशंस में जब हाई वेवलेंथ होगा एंड लो वेवलेंथ होगा तो वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ इन दोनों में ही कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हम देखेंगे लोअर लैम्डा के लिए जो लोअर फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ होती हैं उनके लिए प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, वो क्या होता है वीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये वीन्स लॉ होता है हमारा, और मैंने यहाँ पे एक ग्राफ से भी बता रखा है। फॉर लोअर लैम्डा दिस प्लैंक्स लॉ इज कन्वर्टेड इनटू वीन्स लॉ। ओके, एंड फॉर हाई लैम्डा ये रेले जीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ भी आपको मेमोराइज करना है, साथ ही साथ प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला भी याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, और वीन्स लॉ तो आप सभी को पता ही होगा। ओके, तो ये भी एक बार मेमोराइज कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 80 डिस्कस हो गया है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 81। आपने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाना है, और अगर सॉल्व हो जाता है तो सही है, नहीं हो पाता है तो मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, तब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।